नमस्कार। आज की क्लास में हम राजस्थान के भूगोल का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक मास्टर करने वाले हैं। राजस्थान की नदियाँ। ये एक ऐसा विषय है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट से शुरू करते हैं। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका 60% हिस्सा, जी हाँ 60% से भी ज़्यादा इनलैंड ड्रेनेज है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की ज़्यादातर नदियाँ किसी सागर या महासागर तक पहुँचने से पहले ही गायब हो जाती हैं। ये बात राजस्थान को बहुत यूनिक बनाती है। तो आज की क्लास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा। हम एक एक करके इन सभी सेक्शंस को कवर करेंगे ताकि पूरा टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए और आसानी से याद भी रहे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में हम कुछ बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं और देखते हैं कि भारत के वाटर रिसोर्सेज में राजस्थान का कितना कंट्रीब्यूशन है। ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं इन्हें हल्के में मत लीजिएगा। ये प्रतिशत सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सोचिए, भारत के टोटल सरफेस वाटर का सिर्फ 1.16% और ग्राउंड वाटर का 1.72% ही राजस्थान के हिस्से में आता है। इसीलिए यहाँ वाटर कंजर्वेशन इतना क्रूशियल हो जाता है। ओके, तो आप शुरू करते हैं हमारे पहले सिस्टम से, अरेबियन सी सिस्टम, जो राज्य के कुल ड्रेनेज का लगभग 17% हिस्सा है। ये वो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। और इस सिस्टम की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है लूनी, मारवाड़ की लाइफलाइन। इसका हर डिटेल एक पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चन है। ओरिजिन अजमेर का नाग पहाड़। इसके दूसरे नाम भी याद रखिएगा, जैसे सागरमती, लवण्यवती, और हाँ, कालिदास ने इसे अंतः सलीला कहा था। आधी मीठी आधी खारी लूनी नदी की ये यूनिक प्रॉपर्टी एग्जामिनर्स की फेवरेट है। होता यह है कि बालोतरा तक तो इसका पानी मीठा रहता है, पर उसके बाद वहाँ की सॉइल में सॉल्ट कंटेंट इतना ज़्यादा है कि पानी खारा हो जाता है ना? इंटरेस्टिंग। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज पर नजर डालते हैं। यहाँ एक नदी है जिस पर स्पेशल अटेंशन देना है, वो है जोजड़ी। ये खास क्यों है? क्योंकि ये लूनी की एकमात्र ट्रिब्यूटरी है जो राइट साइड से मिलती है और अरावली से नहीं निकलती। इसका ओरिजिन नागौर के पुंदलू गांव में है। इस सिस्टम की दूसरी बड़ी नदी है माही। इसे वागड़ की गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ये एमपी की मां हिंद झील से निकलती है और राजस्थान में बांसवाड़ा के खादू गांव से एंटर करती है। लेकिन सबसे जरूरी फैक्ट जो इसे सबसे अलग बनाता है वो ये है कि ये कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, एक उल्टे यू शेप में। माही नदी पर बने प्रोजेक्ट्स का सीक्वेंस और लोकेशन दोनों याद रखने हैं। माही बजाज सागर डैम राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। और एक मजेदार बात, इस प्रोजेक्ट में पानी का बंटवारा तो राजस्थान और गुजरात के बीच 45-55 का है, लेकिन इससे बनने वाली 100% बिजली सिर्फ राजस्थान को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं उन बड़ी नदियों की जो अपना पानी बंगाल की खाड़ी तक ले जाती हैं। ये सिस्टम स्टेट का लगभग 23% वाटर होल्ड करता है। और इस सिस्टम की हीरो है चंबल नदी, राजस्थान की एकमात्र पेरेनियल रिवर, मतलब 12मासी, जो साल भर बहती है। इसका एंट्री पॉइंट याद रखिएगा, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़। और हाँ, स्टेट का सबसे ऊंचा वाटरफॉल चूलिया जलप्रपात जो 18 मीटर हाई है, वो भी इसी नदी पर है। चंबल वैली प्रोजेक्ट के ये 3 फेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बात पर गौर करें, गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में नहीं। और राजस्थान में वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा डैम है राणा प्रताप सागर डैम। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। अगर पूछा जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जवाब है चंबल। लेकिन अगर सवाल हो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो जवाब होगा बनास। सिंपल। बनास, जिसे वन की आशा भी कहते हैं, राजसमंद की खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। ये नदी इसलिए भी खास है क्योंकि ये राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसकी बीसलपुर बांध परियोजना तो जयपुर, अजमेर और टोंक जैसे बड़े शहरों के लिए लाइफलाइन है। तो अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे फैसिनेटिंग सिस्टम पर, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, जो राजस्थान का 60% एरिया कवर करता है। ये वो नदियां हैं जो शुरू तो होती हैं पर समंदर तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो जाती हैं। इस सिस्टम की सबसे प्रमुख नदी है घग्गर, जो प्राचीन सरस्वती नदी के रास्ते पर बहती है। इसके अलग अलग नाम जरूर याद रखिएगा। इसे मृत नदी भी कहते हैं, हनुमानगढ़ में इसके बहाव क्षेत्र को नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसे हक्करा के नाम से जाना जाता है।
और ये राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी है। अच्छा, कुछ और छोटी नदियां हैं, पर ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कांतली, जिसके किनारे गणेश्वर सभ्यता फली फूली, या फिर काकनी, जो सिर्फ 17 किलोमीटर लंबी जैसलमेर की सबसे छोटी आंतरिक नदी है और बुझ झील बनाती है। ये छोटी हैं पर बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब फटाफट से वो की फैक्ट्स रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। रेडी? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 त्रिवेणी संगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको जगह, जिला और तीनों नदियों के नाम याद होने चाहिए। बेणेश्वर, डूंगरपुर वाला संगम तो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। सभ्यताओं को उनकी नदियों से मैच करने वाले सवाल आरपीएससी और आरएसएसबी एग्जाम्स के फेवरेट हैं, तो ये टेबल समझिए प्योर गोल्ड है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। और आखिर में नदियों के किनारे बसे ये किले, इन किलों की स्ट्रेटेजिक लोकेशन नदियों की वजह से ही थी। ये दिखाता है कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री कितने क्लोजली कनेक्टेड हैं। जैसे गागरोन का किला जो काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, एक बेहतरीन जलदुर्ग का उदाहरण है। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ याद हो जाएगा। रोज थोड़ी थोड़ी लेकिन लगातार की गई मेहनत ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो अगर राजस्थान की नदियों का ये जाल अब समझ आ गया है, तो क्या उन पहाड़ों को समझने के लिए तैयार हैं जहां से ये नदियां जन्म लेती हैं? हमारा अगला टॉपिक अरावली पर्वत श्रृंखला इससे भी ज्यादा फैसिनेटिंग होने वाला है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली क्लास मिस ना हो।